हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज हम लोग इस वीडियो में राष्ट्रपति से संबंधित अन्य टॉपिकों को समझेंगे। इसका पहला पार्ट कवर हो चुका है, ठीक है। और उसमें आपको राष्ट्रपति के जो कैसे बनने की प्रक्रिया होती है, निर्वाचन में कौन लोग भाग लेते हैं, उन सब मुद्दों पे बातचीत किया जा चुका है, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित ये टॉपिक पे बात किया जाएगा। देखिए, पहला जो आपका ये पॉइंट लिखा ऊपर हेडिंग है आपका क्या कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। और उसमें पहला पॉइंट आपके राष्ट्रपति के द्वारा निम्न शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। उसमें कार्यकारी शक्ति है, विधायी शक्ति है, उसके बाद हो जाएगा आपका वित्तीय शक्ति, सैन्य शक्ति और आपातकालीन शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, न्यायिक शक्ति या क्षमादान शक्ति, ठीक। इस तरीके से अलग अलग आपको शक्तियाँ, 7 शक्तियों को पढ़ना है इसमें। ये बात ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। हमारे आपको पता है कि अस्थायी ये कार्यपालिका होता है, अस्थायी कार्यपालिका होता है। तो अस्थायी कार्यपालिका का मतलब ये होता है कि जो एक मान के लिए कि ये व्यक्ति जीत के नहीं कहना चाहिए, ठीक है। व्यक्ति नियुक्ति के माध्यम से आया होगा और लंबे समय तक काम करेगा। उसका एक आयु होता है कि 60 वर्ष है, 65 वर्ष है, इस तरीके से। और अस्थायी कार्यपालिका का मतलब जो प्रत्येक 5 वर्षों पे बदलते हैं, जो निर्वाचन की प्रक्रिया के माध्यम से आते हैं। और उसमें भी खासकर जो अस्थायी कार्यपालिका में कौन आएगा तो पीएम आएंगे, उसके साथ साथ आपको सीएम आएंगे। सीएम का मतलब यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात की जा रही है, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में कहा गया है। ये सभी कार्यपालिका का हिस्सा होता है। आपको पता है कि कार्यपालिका का आपको जो वर्गीकरण देखा था उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और ये महान्यायवादी आप देखे थे, तो उस तरीके से थी। उसी के संदर्भ में लिखा हो कि कुछ कार्यपालिका क्या होता है, अस्थायी होता है, कुछ कार्यपालिका अस्थायी होता है। जो हमारे यहाँ पे शासन व्यवस्था में जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे डीएम हो गया आपको, फिर आप पुलिस व्यवस्था के लोगों की बात कर ली जाए, आईपीएस वगैरह, या फिर बाकी और भी कर्मचारी जो काम करते हैं, उस सब अस्थायी कार्यपालिका एग्जाम्पल, उसके संबंध में ये लिखा हुआ था, ठीक। अगला हो जाएगा आपका तो कार्यकारी शक्ति में, इसको एग्जीक्यूटिव पावर बोलते हैं। वैसे अलग अलग का इंग्लिश हम देख लेंगे टॉपिक वाइज, जब पढ़ेंगे तो उसको इंग्लिश देख लेंगे, ठीक है, वहीं पे। तो पहला आपका कार्यकारी शक्ति, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जीक्यूटिव पावर इंग्लिश में, जिनको इंग्लिश लिखना हो तो एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक, ये लिख सकते हैं। अगला ये जो पॉइंट है उसमें क्या है, तो ये आपका है कि भारत सरकार के समस्त शासन संबंधित कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। ये बात आपको यहाँ पे है, ठीक है। इसमें एक बात ये रहता है, तो इसमें हो जाएगा आपका कि जो आपका आर्टिकल 53 है उसके माध्यम से ये कहा जाता है कि भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक। और इनका जो पूरा काम है, ठीक है, जो भारत सरकार का जो समस्त कार्य होता है जो राष्ट्रपति के जो नाम से होता है, उसके संबंध में चर्चा आपको आर्टिकल 77 में लिखा हुआ है। 77 में इस पॉइंट का आगे आप 77 लगा सकते हैं, ये 77। अगला है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाता है, ठीक। ये वाला बात तो आप आगे भी पढ़िएगा, 74 और क्लॉज 1 में आपको देखने को मिलेगा इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि राष्ट्रपति विधायिका के प्रस्तावों एवं संघ। इस पॉइंट को थोड़ा सा आप इलाबोरेट करें। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई काम होगा, ठीक है, भारत के स्तर पे, तो अंततः वो राष्ट्रपति के नाम से ही होगा। इवन कि दूसरे देश के साथ समझौता भी होगा तो राष्ट्रपति के नाम से होगा, भले ही उस समझौता में शामिल कौन हो, प्रधानमंत्री हो, और दूसरे देश के कोई प्रतिनिधि होंगे वो शामिल होंगे, पर वो अंततः किसके नाम से होगा, तो वो राष्ट्रपति के नाम से ही होगा। और वो कैसे पता चलता है, तो आपको जो पूरा लेटर मिलता है उसमें, या फिर ये अंतिम रूप से सिग्नेचर वगैरह कुछ वाला मामला हो, या लेटर जो हो वो राष्ट्रपति के नाम से ही निकलता है। तो ये नेक्स्ट हो जाएगा आपका राष्ट्रपति विधायिका के प्रस्ताव एवं संघ के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से कर सकते हैं। ये आपको पॉइंट है। या महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, तो इसके बाद संबंध है कि बहुत सारे लोगों की नियुक्ति करते हैं, उसमें से महान्यायवादी की नियुक्ति भी ये करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका महान्यायवादी के बारे में आगे बात करेंगे। वैसे ये सर्वोच्च विधि सलाहकार होते हैं हमारे भारत के, ठीक है, कानूनी व्यक्ति होते हैं। भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये मुख्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति करते हैं, ठीक। तो इनका और काम क्या क्या है, तो इनका एक काम ये हो जाएगा कि भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, जिसको CAG कहते हैं, कैग कहते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं, ठीक। संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करते हैं, ठीक है, के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। राज्य के राज्यपाल हो जाएगा, वित्त आयोग के अध्यक्ष होगा। इन सब की नियुक्ति करने का काम कौन करते हैं, तो ये करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति जी करते हैं।
या किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। तो कोई ऐसा एरिया है जो ये जहाँ पे उस समुदाय विशेष के लोग ज़्यादा रहते हैं तो उस एरिया को पूरा को शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर सकते हैं। तो ये अधिकार इनके पास होता है कि शेड्यूल्ड एरिया उसको घोषित कर सकते हैं ये, ठीक। अगला हो जाएगा आपको, और सारे आयोग के भी बनाते हैं, ठीक है। जो बात यहाँ पे आपको नहीं लिखा हुआ है, अलग अलग जब आयोग पढ़ेंगे वहाँ पे तो उसके संदर्भ में आपको जानकारी वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका विधायी शक्ति। इनका विधायी शक्ति में पॉइंट क्या है पहला आपका, तो ये है राष्ट्रपति संसद की बैठक बुला सकता है एवं सत्रावसान कर सकता है, ठीक। इसका मतलब क्या है, जो हमारे यहाँ आपका BMW जो आपको समझ में, ये BMW का मतलब बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन, ठीक। जो 3 सेशन होता है, तो इन 3 सेशन में जो पहला सेशन है आपका, जैसे बजट सेशन हो गया, तो पहले सेशन का जो पहला बैठक होगा उसको बुलाने का काम, सेकेंड सेशन का जो पहला बैठक होगा उसको बुलाने का काम, थर्ड सेशन का जो पहला बैठक होगा उसको बुलाने का काम, ठीक। और फिर अंतिम बैठक के समय पे इसको खत्म करने का काम भी कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक। अब मान लीजिए कि 30 दिन का कोई एक बैठक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि 30 दिन का कोई बैठक है, ऐसे होता नहीं है क्योंकि उसमें 2-2 महीने का, किसी महीने में आपको 3 महीने का मिल जाएगा, ठीक। 30 दिन का एक बैठक है, पहला दिन जो आएंगे सो बुलाने का काम किसका है, राष्ट्रपति का, और 30वें दिन जो खत्म होगा वो खत्म करने का काम किसका है, राष्ट्रपति का है, ठीक। और बीच की प्रक्रिया को लोकसभा के अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के सभापति उपसभापति देखते हैं, ठीक। तो यह लोकसभा को विघटित कर सकता है, ठीक। यह संसद के संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं, ठीक है। थोड़ा इज्जत दीजिए आप, ठीक है, सकते हैं लिख लीजिए, बुला सकते हैं। और इसका मतलब क्या है कि ज्वाइंट सेटिंग, कभी कभी किसी मुद्दे पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि राज्यसभा अलग बैठा हुआ है, लोकसभा अलग बैठा हुआ है, ठीक। अब इन दोनों में किसी विधेयक पे चर्चा चल रहा था, यहाँ पे कुछ और बात हुआ, यहाँ पे कुछ और बात हुआ, एक विधेयक से संबंधित, ठीक। तो अंत क्या करा जाएगा कि जब बात नहीं बनेगा तो अंत इन दोनों का एक ज्वाइंट सेटिंग होगा, ठीक है। क्या होगा, ज्वाइंट सेटिंग। और ज्वाइंट सेटिंग को क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं संयुक्त बैठक, ठीक। और इस बैठक में दोनों साथ में बैठेंगे, ये दोनों लोग राज्यसभा और लोकसभा के लोग साथ में बैठेंगे, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ये बात आप आगे आपको मिलेगा लिखा हुआ, ठीक, यहाँ पे ही लिखा हुआ है शायद, ठीक है। तो ये जो आप ज्वाइंट सेटिंग बुलाने का अधिकार किसके पास है, तो बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है कि जब किसी मुद्दों पर गतिरोध उत्पन्न होता है तो उस स्थिति में, ठीक। अगला है आपका, राष्ट्रपति प्रत्येक नए चुनाव तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित कर सकते हैं, ठीक है। कर सकते हैं नहीं, करते ही हैं, ठीक है। तो प्रत्येक नए चुनाव का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि 5 वर्षों बाद चुनाव हुआ, ठीक। जैसे 2024 में ही इस वर्ष चुनाव हुआ, तो पहला सत्र को संबोधित किया, ठीक। और प्रत्येक बजट सत्र में जो पहला दिन होगा वो बैठक होगा उसको संबोधित करने का काम करते हैं संसद में, ठीक। अगला हो जाएगा, वह संसद में लंबित किसी विधेयक के संबंध में संसद को संदेश भेज सकते हैं कि भाई ये विधेयक क्यों लंबित है, इसके बारे में हमको जानकारी चाहिए, ठीक है। इस संबंध में इनको जानकारी मुहैया करवाया जाएगा, तो संदेश भेजने का काम ये कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ये जो अधिकार है इनका 83 में ये प्रावधान को लिखा हुआ है, 80 क्लॉज 3 में ये प्रावधान लिखा हुआ है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। और वो कहाँ से आएंगे, तो साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से आएंगे। 4 क्षेत्र है, ठीक है, साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा, इन क्षेत्रों से आएंगे। और इनकी यहाँ पे मनोनीत करने का काम कौन करेगा, तो राष्ट्रपति जी करेंगे। ये बात इस आर्टिकल के तहत लिखा हुआ है, ठीक है। अगला हो जाएगा आपका, संसद द्वारा पारित जो है आपका विधेयक के संबंध में क्या क्या अधिकार होते हैं इनके पास, वो देख लीजिए। पहला, स्वीकृति दे सकते हैं, दूसरा स्वीकृति नहीं दे सकते हैं, और तीसरा क्या हो जाएगा, तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, ठीक। संसद द्वारा पारित विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास निम्न अधिकार होते हैं, और इसका संबंध चर्चा जो है बेसिकली कहाँ पे किया गया है, अनुच्छेद 111 में है, ठीक। अनुच्छेद 111 में चर्चा है कि स्वीकृति दे सकते हैं, स्वीकृति नहीं दे सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। इसके बारे में आपको यहाँ पे मिल जाएगा जानकारी, ठीक। इसमें लिखा हो कि लेकिन यदि संसद विधेयक को संशोधन या बिना संशोधन के पुनः पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजता है तो वह स्वीकृति देने के लिए क्या है, बाध्य है, और उन्हें स्वीकृति देना ही पड़ता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि एक विधेयक है जो लोकसभा से पारित हुआ है, राज्यसभा से पारित हुआ है, ठीक। और दोनों से पारित होने के बाद कहाँ पहुंचा, राष्ट्रपति जी के पास पहुंचा। अब राष्ट्रपति जी को लग रहा है कि इसमें कुछ गलतियां हैं, ठीक है, या इसमें कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है, तो ये कहाँ करेंगे कि भाई किसी सदन को भेज देंगे कि भाई इस पर पुनर्विचार करिए, ठीक।
और पुनर्विचार करेंगे, ठीक, तो उसके बाद यदि वापस से आता है, चाहे उसमें बदलाव हुआ हो चाहे ना हुआ हो, ठीक। जैसे इसमें मान लीजिए ए नाम का एक विधेयक था, इसमें 10 पॉइंट था, ठीक। ये राष्ट्रपति जी को लगा कि भाई इसमें से कोई पॉइंट गलत है, तो अंततः ये पुनर्विचार के लिए भेज दिए। पर इसके बिना किसी बदलाव को वापस से पारित करके यदि राष्ट्रपति जी के पास आता है तो इस संदर्भ में स्वीकृति देने के लिए वो क्या है, बाध्य है। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। ये बात आपको यहाँ पे लिखा हुआ, तो ये ध्यान रखना है। कभी किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति धन विधेयक को क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला हो जाएगा आपका, यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग व अन्य की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखते हैं। ये सवाल में पूछा गया है। जैसे मान लीजिए कि ये लोग जो हैं, ठीक है, ये लोग को अपना कोई रिपोर्ट बनाएंगे, तो रिपोर्ट बनाएंगे तो किसको प्रस्तुत करेंगे, तो देंगे ये राष्ट्रपति जी को। और राष्ट्रपति जी का काम क्या है कि संसद के समक्ष रखवाना, ठीक है। नेक्स्ट आपका, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली तथा दमन एवं द्वीप समूह, लद्दाख इत्यादि के शांति व सुशासन के लिए नियम बना सकते हैं। इनके पास ये अधिकार होता है नियम बनाने के संबंध में, ये केंद्र शासित प्रदेश के पास, ठीक है। कुछ जो इसमें छूट गया होगा आपका, जिससे देख लीजिए, आपका अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है 2 हो गया, दादर और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप 3 हो गया, उसका ये लद्दाख हो गया 4 हो गया, ठीक। इसमें एक और कोई छूटा है, ठीक है, चंडीगढ़ यहाँ पे नहीं है, चंडीगढ़, ठीक। और आपका हो जाएगा बाकी जो बच गया, ठीक है, 5 हो गया। 3 जो हमारे पास है JNK, उसके बाद पुडुचेरी, दिल्ली वगैरह। सो मैं आपको पता है कि वहाँ पे अपना विधानसभा होता है, ठीक है। अब विधानसभा अनुपस्थित, उस संदर्भ में वो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि नियम वगैरह बनाए, पर वहाँ पे विधानसभा अपना होता है, ठीक। अगला हो जाएगा, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या क्या हो सकता है, ठीक। तो पहला पॉइंट हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति को अध्यादेश 123 के तहत जारी करने का अधिकार मिला हुआ, ठीक। तो 123 के तहत क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश का प्रावधान कहाँ से लिया गया था, तो 1935 में एक अधिनियम आया था, आपको पता है, भारत शासन अधिनियम 1935, अंग्रेजी से आए थे, तो लास्ट ये अधिनियम यही था, ठीक है। उसके बाद एक और अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम 1947, पर उसके माध्यम से नियम बहुत कम, उसके माध्यम से बंटवारे के संदर्भ में ज़्यादा प्रावधान था, ठीक, वो था। तो भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक, इसी में प्रावधान था। वहाँ पे गवर्नर, ये वायसराय को, ठीक है, वायसराय को अधिकार दिया गया था कि वो क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं कुछ मामलों पर, ठीक है। तो ये अधिकार था उनके पास। उसी प्रावधान को कॉपी करके यहाँ पे राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है, ठीक है, कॉपी करके कहना या फिर लिख दिया गया है यहाँ पे संविधान में, ये कह सकते हैं। अगला पॉइंट है, इसका प्रभाव संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह ही होता है, लेकिन यह कम समय के लिए होता है। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हुआ, ठीक, और इस परिस्थिति के संबंध में पहले से कोई कानून हमारे यहाँ पे उपस्थित था नहीं, ठीक। जब कोई परिस्थिति उत्पन्न हुआ और हमारे यहाँ पे कानून उपस्थित नहीं था, तो उस संदर्भ में क्या करेंगे, राष्ट्रपति। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा, जब अध्यादेश जारी होता है तो वो परिस्थिति क्या है, नीचे में शायद लिखा होगा उसमें, ठीक है, सत्र नहीं हो रहा होता तभी परिस्थिति बनता है अध्यादेश जारी करने का, ठीक। अध्यादेश तभी जारी हो जाएगा जब सत्र नहीं रहेगा, ठीक। 2-3 इसके क्राइटेरिया हैं कि किन किन स्थितियों में आपका अध्यादेश जारी हो सकता है। तो मान लीजिए कि पहला स्थिति तो ये कि सत्र स्थगित हो, ठीक है, सत्र क्या हो, स्थगित हो, मतलब सत्र नहीं चल रहा हो, ठीक। दूसरा स्थिति क्या हो जाएगा, दूसरा स्थिति हो जाएगा कि तत्काल क्या हो जाए, तत्काल किसी नियम की आवश्यकता पर हो जो पूर्व से नहीं है, ठीक है, तत्काल किसी नियम की आवश्यकता, तत्काल किसी नियम की आवश्यकता, और ये नियम पूर्व से नहीं उपस्थित है तो स्थिति में, ठीक है। तो ये आप कुछ कह सकते हैं कि ये, और एक और हो सकता है कि कोई अचानक परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जो उसके लिए नियम चाहिए वगैरह, तो ठीक, इस तरह के प्रावधान। तो इस संदर्भों में जब सत्र स्थगित हो और तत्काल किसी नियम की आवश्यकता पड़ जाए जो पहले से नहीं था, तो उस संदर्भों में क्या कर सकते हैं कि अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे लिखा, इसका प्रभाव संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह होता है, लेकिन यह कम समय के लिए होता है। जो भी अध्यादेश जारी करेंगे, जिस तरीके से संसद के अधिनियम लागू होते हैं किसी क्षेत्र विशेष में, किसी परिस्थितियों में, उस तरीके से इनके द्वारा जारी किए गए अध्यादेश भी लागू होंगे, ठीक है। पर शर्त यह है कि कम समय के लिए। कम समय के लिए क्यों, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि जो कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका किसी तरीके से जबरदस्ती से किसी क्षेत्र पर शासन लागू करने के लिए, ठीक है, जब सत्र ना हो तो उस समय पे ऐसा नियम बनवा दे जो किसी शासन व्यवस्था को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता हो, ठीक, मतलब द्वेष की भावना से ही बनवा सकता है, ठीक, उस तरीके से। तो इस संदर्भ में कहा गया कि भाई सत्र जब भी आएगा, क्योंकि सत्र कौन है, सत्र में जो लोग बैठे हो जनता के प्रतिनिधि हैं, ठीक, वैसा। तो सत्र जब भी आएगा तो वहाँ पे क्या करना है,
उसको पारित करवाना है। यदि पारित होता है तो माना जाएगा कि ठीक नियम रहा होगा तो पारित हो गया, अदरवाइज वो खत्म हो जाएगा, ठीक। इसलिए कम समय के लिए कहा गया। अगला आपका अध्यादेश का प्रभाव सदन का सत्र शुरू होने के कितने दिनों तक होता है? 6 सप्ताह तक होता है, ध्यान रखिएगा 6 सप्ताह तक होता है। 6 सप्ताह के बाद, ठीक है, इसको 6 सप्ताह के अंदर में क्या करना पड़ेगा? अनुमोदन करवाना पड़ेगा। और यदि अनुमोदन नहीं करवाते तो क्या हो जाएगा? आपको अंततः ये 6 सप्ताह के बाद समाप्त हो जाता है। सत्र शुरू होने के, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि कोई सत्र शुरू होता है 1 जनवरी को, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं जनवरी के ना, ठीक नहीं, चलिए काम करते हैं 1 नवंबर ले लेते हैं। 1 नवंबर को सत्र शुरू हुआ। कौन सा सत्र? विंटर सेशन, ठीक है, विंटर सेशन शुरू हुआ, ठीक। क्या आपको पता है कि ये तभी बनता है जब सत्र नहीं रहता, ठीक। उसके बाद वाला जो भी सत्र शुरू होगा, ठीक है, उस सत्र में, ठीक, 1 नवंबर को शुरू हुआ और ये लोकसभा का सत्र शुरू हुआ। राज्यसभा का सत्र मान लीजिए कि 5 दिन बाद शुरू होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए 5 दिन बाद शुरू हो रहा है, ठीक। इन परिस्थितियों में कहा गया है कि जो 6 सप्ताह का काउंटिंग होगा वो लास्ट वाले ये सत्र शुरू होने के समय से काउंटिंग होगा, ठीक है। और सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर में इसको अनुमोदन करवाना है, और नहीं तो ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अनुमोदन में भी समाप्ति हो सकता है कि भाई अनुमोदन कर दिया कि नहीं इसको आगे नहीं पारित करना, तो वो भी कर सकते हैं, स्वतः समाप्त हो जाए, ठीक, उस तरीके से। और कभी कभी हो सकता है कि अनुमोदन करने में कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये ठीक मामला है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, तो सीधे सीधे तो नहीं होता है, ठीक है। इस मतलब एक विधायी प्रक्रिया से गुजरने के बाद वो ही बात, जो बात अध्यादेश के माध्यम से लाया गया था, वही बात नियम बन सकता है, पर सीधे सीधे नहीं कि हाँ जो अनुमोदन के लिए लाए थे और बस वो पारित करवा दिए और अंत वो पारित होने का अधिनियम बन गया। सीधे सीधे नहीं, थोड़ा प्रक्रिया लगता है और उसमें, ठीक है, मतलब किसी अध्यादेश को नियम बनाने के संदर्भों में। यहाँ पे अनुमोदन का मतलब है कि अंतर नष्ट करने के उद्देश्य से आप लाते हैं, ठीक। वैसा अगला हो जाएगा आपका राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति, ठीक। इसमें क्या है? तो फाइनेंशियल पावर क्या कर सकता है? धन विधेयक को राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है। तो पैसा से जुड़ा हुआ भी मामला जो सरकार खर्च करती है, उस विधेयक को ये इनके पूर्वानुमति से ही पेश किया जाता है। और इसी संदर्भ में ये कहा गया है कि धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति जी इसको वापस नहीं लौटाते हैं, क्योंकि आपको पता है जब पहले ही पूर्वानुमति है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई ये धन विधेयक को पहले ही पूर्वानुमति से, सहमति से ये दे दिए हैं, ठीक है, कि हाँ जाइए इसको पेश करिए, ठीक है। अब संसद में पेश होने के लिए गया, सदन में, ठीक है। सदन में जब पेश होने के लिए गया, उसके बाद फिर इनके पास आ गया। अब इनके पास आ गया तो क्या कैसे कह सकते हैं कि नहीं ये विधेयक पारित नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पहले तो पूर्वानुमति यही दिए थे, ठीक। तो इस संदर्भ में उसमें नहीं है, और ऐसे भी प्रावधान तो है नहीं कि संसद ये धन विधेयक को राष्ट्रपति जी वापस पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे संसद को, ठीक। वैसा राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से का प्रयोग कर सकते हैं। आकस्मिक निधि का मतलब, इमरजेंसी फंड का मतलब ये होता है कि बहुत ज़रूरी कामों के लिए पैसे बनाए जाते हैं। आपके घर में भी होता है कि मम्मी रखी रहती है पैसा कि भाई ये अब कहती नहीं है पर ज़रूरी पड़ेगा तो हमको देंगे, ठीक है, और उस तरीके से रखे रहेंगे, ठीक। तो इमरजेंसी फंड जो होता है किसी विशेष मुद्दे से, जैसे बाढ़ आ गया, ठीक है, कोरोना हो गया, ठीक, इस तरीके से, इस तरीके का कोई मामला, जैसे कोरोना था हमारे यहाँ पे, हमेशा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोरोना था तो संदर्भ में, या फिर कोई भी ऐसी आपदाएं आ जाए, ठीक है, जिसके बारे में पूर्व से कोई अनुमान नहीं था, उसमें पूर्व से उसके संबंध में कोई अनुमान हमारे पास नहीं था, तो ये भी क्या हो जाएगा आकस्मिक निधि, ठीक। उसके लिए जब पैसे निकाले जाएंगे तो कहेंगे आकस्मिक निधि से पैसे निकाला गया। अगला है वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष रखवाते हैं, ठीक, ये भी हो सकता है, ये भी करते हैं, ठीक। तो वार्षिक वित्तीय विवरण बजट को संसद के समक्ष रखवाते हैं। लेके कौन आते हैं? तो वित्त मंत्री जी लेके आते हैं, ठीक, या उनके बिहाफ पे कोई रहे तो। अगला हो जाएगा राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां। इसमें क्या है? तो राष्ट्रपति को भारत की सेना के संबंध में सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होता है, ठीक, और यह तीनों सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति करते हैं। संसद की अनुमति से राष्ट्रपति किसी युद्ध की घोषणा समाप्ति करते हैं, ठीक है, संसद की अनुमति से इनकी घोषणा समाप्ति का काम इनके द्वारा करा जाएगा, ठीक है। सैन्य शक्ति मतलब हेड तो होते हैं, पर आपको पता है कि पूरे राष्ट्र का संचालन किसके द्वारा? तो कार्यपालिका के द्वारा किया जा रहा है, कार्यपालिका जो चुने हुए लोग उनके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। चुने हुए लोग में भी जो खासकर मंत्री हैं वो, ठीक। बाकी जो है ये जो भी सांसद वगैरह होते हैं वो सब क्या है? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। यदि सिर्फ अपने स्तर पे काम करेंगे, ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी, ठीक है, कि हमको मन कर रहा है कि घोषणा करने का, तो अंतर जवाब तो उनको नहीं देना जनता को, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को देना है। इसलिए रहता है कि वहाँ पे कि यही मतलब उनकी अनुमति से करना पड़ेगा, अपने से नहीं करना, ठीक। वैसे अगला है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ।
राष्ट्रपति को आपातकालीन स्थिति के लिए 3 शक्तियाँ प्राप्त हैं। यहाँ पे ना सिर्फ इतना ही समझिए कि कौन कौन सी शक्ति मिला हुआ है, बाकी इसके लिए अलग से आपको टॉपिक पढ़ाएंगे। आपात उपबंध, वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि क्या इसका क्या क्या प्रावधान होते हैं इसके संबंध में, उसे बात हम लोग वहाँ पे करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि ये किन कौन कौन से आर्टिकल के तहत इनको अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति जी को, ठीक, वो बस ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो इसमें 3 आर्टिकल आपका अनुच्छेद 352, 356 और 360। 352 का प्रयोग किस लिए करते हैं? ये 352 का प्रयोग करते हैं ये राष्ट्रीय आपात के लिए, ठीक, और राष्ट्रपति शासन के लिए 356 का प्रयोग करते हैं और वित्तीय आपात के लिए 360 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इन तीनों आर्टिकल का प्रयोग करके भाई ये देश के अंदर में आपातकालीन स्थितियों को लागू किया जाता है। अगला हो जाएगा आपको राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति या क्षमादान शक्ति। तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध या सजा प्राप्त व्यक्ति को निम्न के तहत राहत दे सकते हैं। होता क्या है, देखिए राष्ट्रपति को यह अधिकार क्यों दिया गया? कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि भाई न्याय की गलती के कारण से किसी व्यक्ति को यदि सजा मिल जाता है, ठीक है, न्याय की गलती, ठीक, मतलब सेम वर्ड लिखा हुआ, न्याय की गलती के कारण से यदि किसी व्यक्ति को सजा मिल जाता है तो उस सजा को गलत, किसी व्यक्ति को गलत तरीके से सजा ना मिल जाए, इसलिए वापस से रिव्यू का एक तरीका है बस ये, ठीक है, वैसा। और यहाँ पे आएंगे तो जरूरी नहीं है कि हर किसी का सज़ा माफ़ी हो जाएगा कि ये आप यहाँ पे हाँ सज़ा माफ़ करवाए, ऐसा नहीं होता है। एक तो आप मॉक, ये आपका ड्रिल नहीं होता उनके साथ, मतलब आमने सामने बात नहीं होगा, पेपर के माध्यम से होगा, वो देखेंगे, समझेंगे, उनको लगेगा कि ऐसा हुआ है तो फिर आगे कार्रवाई होगा। अदरवाइज़ ऐसा नहीं कि हाँ बस गए और कह के हाँ हमको माफ़ कर दीजिए, वो माफ़ कर देंगे, ऐसा भी नहीं होता, ठीक। तो एक पूरी एक प्रक्रिया है। अब क्या क्या इनको अधिकार मिला हो, तो पहला आपका क्षमादान का, इसको पार्डन बोलते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? अपराधी को पूर्ण रूप से माफ़ी देना, ठीक है। मान लीजिए कि आपको किसी भी तरीके से कोई सज़ा मिला है, ठीक है, और सज़ा में मृत्युदंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो यदि आपके जो भी याचिका आप लगाए होंगे राष्ट्रपति के समक्ष में, यदि आपके याचिका पर लिखा हुआ है पार्डन या क्षमादान, तो उस संदर्भ में क्या होगा कि आपके पूरी सजाओं को माफ़ कर दिया जाएगा पूरे तरीके से, ठीक। सजाओं को आपके पूरी तरीके से क्या किया जाएगा? माफ़। और उसके बाद आप किसी भी सज़ा के दोषी नहीं रहेंगे, ठीक है, कोई भी तो सज़ा नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट आपका प्रविलंबन, ठीक है, रेप्रियंस बोलते हैं इसको। इसका मतलब है किसी अपराधी व्यक्ति के दंड पर अस्थायी रोक लगाना, ठीक। जैसे मान लीजिए कि आपके ऊपर कोई चार्ज लग गया, ठीक है, और अंत आपको सज़ा सुना दिया गया, अब आपको गिरफ्तार कर लिया जाए, कुछ भी कर लिया जाए, ठीक। इस संबंध में कहा कि भाई इसके जो अब ये सज़ा है उस पर रोक लगा दीजिए ताकि ये व्यक्ति दोबारा से क्षमा याचना के लिए कोई काम कर सके, ठीक है। अगला आपका विराम, रिस्पाइट बोलते हैं इसको। इसका अर्थ है दंड या सजा को विशेष आधारों पर कम करना, ठीक। दंड या सजा को विशेष आधारों पर कम करना। जैसे कि मान लीजिए कोई महिला है, गर्भवती है, ठीक है, तो इस आधार पर क्या करेंगे? सजा को आप कम कर देंगे, ठीक, वैसा। या कोई व्यक्ति है जो दिव्यांग है, ठीक, तो उस आधार पर सजा को कम कर देंगे। ऐसी कोई परिस्थितियाँ हो सकता है इसके आधार पर क्या करते हैं? सजा को कम करते हैं, ठीक, वैसा। अगला जाएगा परिहार। इसमें क्या है कि दंड की प्रकृति को बदले बिना दंड की मात्रा को कम करना, ठीक। इसमें कह रहे हैं कि दंड की प्रकृति नहीं बदलना है, दंड की मात्रा को कम करना है, ठीक। अब जैसे प्रकृति का मतलब क्या? जैसे किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि 10 वर्षों का सजा मिला है तो आप इसका 5 वर्ष कर दीजिएगा। यहाँ पे दंड की प्रकृति नहीं बदला, सिर्फ क्या है? सजा का मात्रा कम हो गया, ठीक। पर यदि मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला हुआ, ठीक, अब इसमें आप क्या करिएगा बिना प्रकृति बदले हुए, ठीक। इसके अलावा तो कोई पास दूसरा, यदि आप दूसरा कुछ भी बदलते हैं तो उसमें तो प्रकृति आपको चेंज करना पड़ जाएगा। इसलिए कहा गया कि यह शक्ति मृत्युदंड और आजीवन कारावास में नहीं लागू होता है, ठीक है, वैसे। अगला हो जाएगा आपका लघुकरण। आजीवन कारावास में भी इसमें ये होता है कि आजीवन कारावास में को तो पता है नहीं किसी व्यक्ति का ये जीवन कितने दिनों का रहेगा, तो संदर्भ में नहीं दिया जाता है, ये परिहार नहीं दिया जाता, ठीक है। कि कितना कम करेंगे, कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति कितना दिन जिएगा, ठीक है, वैसा। मृत्युदंड तो फिर प्रकृति में बदल जाएगा, और आजीवन कारावास में ये है कि उस व्यक्ति का उम्र पता नहीं है तो इस कारण से वैसा नहीं होता है, ठीक। अगला है आपका लघुकरण, ठीक। इस और कम्यूटेशन बोलते हैं इसको। इसका अर्थ है एक दंड के स्वरूप को दूसरे दंड के रूप में परिवर्तित करना जो हल्का प्रकार का हो। ये बात आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदला जा सकता है, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि एक दंड के स्वरूप को दूसरे दंड के रूप में परिवर्तित करना जो कि हल्का प्रकार का हो, और ये मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदल सकते हैं, ठीक, वैसा। किसी भी मामले में मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति सिर्फ किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। उसके बाद एक और बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बात यहाँ पे बता दिया है कि राज्यपाल को मृत्युदंड के संबंध में सजा कम करने की शक्ति
दी गई है पर वो समाप्त नहीं कर सकते हैं, मृत्युदंड को पूरी तरीके से कम नहीं कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, सजा कम कर सकते हैं, बस वैसा। और ये लघुकरण का प्रयोग कर लेंगे वो, ठीक है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति का प्रयोग सैन्य न्यायालय द्वारा किए गए दंड में भी करता है, ठीक। देखिए, सैन्य न्यायालय हो और बाकी और भी न्यायालय हो जिसके माध्यम से कोई सजा प्राप्त होता है, तो इसके संबंध में राष्ट्रपति ही काम करेंगे। जो राज्यपाल को अधिकार है, और राज्यपाल का अधिकार जो है वो सिर्फ किसके मामले में है, तो सैन्य मामले को छोड़ के सभी मामलों में, सैन्य न्यायालय द्वारा जो किसी को सजा मिलेगा उसको छोड़ के सभी मामलों में राज्यपाल अपना क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। वैसा अगला आपका राष्ट्रपति के वीटो शक्ति। यहाँ पे वीटो शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ये वीटो शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, लैटिन शब्द, इसका अर्थ होता है रोकना, ठीक। और यह सामान्यतः हर देश के कार्यपालिका के प्रमुख को दी जाती है, ठीक, ताकि वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अधिनियम बनने से रोक सके, ठीक है। यदि मान के लिए कि राष्ट्रपति को लगता है कि कोई अधिनियम है जो गलत तरीके से बन रहा है तो उनको रोकने का अधिकार है वो, ठीक। वैसा इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति निम्न 2 कारणों से करते हैं। पहला, यदि विधायिका कोई ऐसा कानून बनाता है जो संविधान के मूल भावना के क्या हो, विपरीत हो, तो उन स्थितियों में, ठीक। दूसरा हो जाएगा यदि विधायिका ने कानून के कुछ पक्षों पर, ठीक है, यदि विधायिका ने कानून के कुछ पक्षों पर पर्याप्त विचार विमर्श किए बिना ही उसे पारित कर दिया हो तो उसे सुधारने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और ये 2 चीज़ों, वीटो का प्रयोग 2 संदर्भों में करेगा। यदि संविधान के मूल भावना के विपरीत यदि कोई कानून बन गया हो तो उन स्थितियों में, ठीक है, और या कोई विधेयक ऐसा हो जो मतलब बहुत विचार विमर्श उस पर नहीं हुआ हो और सीधे पारित करके भेज दिया होगा, तो उस मामले में ऐसा करने के लिए, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्ति होती है। कौन कौन सा? एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड द पॉकेट वीटो, ठीक है। एब्सोल्यूट को आत्यांतिक वीटो कहते हैं, ठीक, और इसी का एक और नाम होता है पूर्ण वीटो भी कहते हैं इसको, ठीक। तो आप चाहे तो इसको पूर्ण वीटो कह सकते हैं, एब्सोल्यूट वीटो को पूर्ण वीटो कह सकते हैं। एब्सोल्यूट, आत्यांतिक वीटो या पूर्ण वीटो, ठीक। इसमें पहला पॉइंट आपका क्या है, तो विशेषित वीटो का प्रयोग अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह किया था। यहाँ पे एक बात ऐसे लिख दिया गया, देखिए 4 प्रकार का वीटो अमेरिका के राष्ट्रपति प्रयोग करते हैं। उसमें से एक वीटो कौन सा है, तो विशेषित वीटो है, जो कि उसके पास एक्स्ट्रा है। बाकी यहाँ पे जितने 3 हैं उनके पास भी 3 वो है, ठीक है। और 3 के अलावा एक और उनके पास है, इसको बोलते हैं विशेषित वीटो, जो अमेरिका के राष्ट्रपति प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ पे 3 ही प्रयोग होता है। पहला पॉइंट लिखा कि आत्यांतिक वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति जी तब करते हैं, ठीक है। इस वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखने के लिए करता है और इस प्रकार यह विधेयक समाप्त हो जाता है, ठीक। मान लीजिए कि कोई ये राष्ट्रपति जी क्या करते हैं कि कोई विधेयक को अपने पास सीधे सीधे रख लेते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर कोई बात नहीं करते हैं, ठीक। तो उस संदर्भ में आप मान के लिए कि इस विधेयक का इस वीटो का प्रयोग हो जाता है, ठीक। वैसा इसमें भी है कि इसमें किन किन स्थितियों में प्रयोग किया सकता है इसका, ठीक है। तो गैर सरकारी सदस्य के विधेयक, यहाँ पे लिखा हुआ था क्या, नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति जी इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। गैर सरकारी का मतलब क्या होता है, जैसे विधेयक तो 2 टाइप हो सकते हैं, ठीक है, एक सरकारी विधेयक और एक होता है गैर सरकारी विधेयक, ठीक। गैर सरकारी विधेयक का मतलब कि वह व्यक्ति जो संसद है, ठीक है, पर मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं, मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं है, ठीक है, संसद है, सिर्फ संसद का सदस्य है और तब वो विधेयक लेकर आया है। और एक है सरकारी विधेयक, ठीक। इसका मतलब होता है कि जो मंत्रिमंडल का हिस्सा है, जो मंत्रिपरिषद का हिस्सा है, वो व्यक्ति कोई विधेयक लेकर आया हो, ठीक। तो जब वो लेके आएगा सरकारी, और ये कहलाएगा गैर सरकारी, जो संसद के सदस्य लेके आएंगे, ठीक। वैसा, और आपको पता है सरकारी विधेयक का मतलब क्या ही होता है, ठीक है। सरकारी मतलब मंत्रिपरिषद क्यों करें, क्योंकि मंत्रिपरिषद के बारे में हमको पता है कि कार्यपालिका का हिस्सा होता है, सरकार का हिस्सा होता है। इस कारण से उसके द्वारा लाए गए विधेयक को सरकारी विधेयक, और जो संसद के सदस्य बाकी लोग लाते हैं जो मंत्रिपरिषद के हिस्सा नहीं है, वो कहलाएगा गैर सरकारी विधेयक, ठीक। अगला हो जाएगा आपका, एक तो बात समझ गया कि ये उनके संदर्भ में लाएगा विधेयक, जो गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक होते हैं उसके संबंध में ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हो जाता है सरकारी विधेयकों के संदर्भ में भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। सरकारी विधेयकों के संदर्भ में भी ऐसा कर सकते हैं, पर कब? जैसे मान लीजिए कि कोई विधेयक राष्ट्रपति जी के पास आया जो कि सरकारी विधेयक था, ठीक, पारित होने के बाद आया, पर जब आया उनके पास जितना दिन रखा हुआ था उतना ही दिन के अंदर में क्या हुआ कि मंत्रिमंडल अपना त्यागपत्र दे दिया, ठीक है, पूरा मंत्रिपरिषद वगैरह त्यागपत्र दे दिया, ठीक। और जब मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दिया तो अंततः क्या हो जाएगा, उसके द्वारा पारित विधेयक को ये इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा, ठीक। अब अगली बार कोई आया, अगली बार जो सरकार बना, ठीक, उस विधेयक को वापस राष्ट्रपति जी भेजे, भाई इस पर पुनर्विचार करो, तुमको ठीक लगता है कि नहीं। और जो अगली बार जो भी मंत्रिपरिषद बना उसने कहा कि नहीं हमको ये ठीक नहीं लगता, इसको खत्म करना, तो अंततः वो खत्म हो जाता है विधेयक, ठीक।
उस संदर्भ में भी ऐत्यांतिक वीटो का प्रयोग करते हैं वो, ठीक। अगला हो जाएगा आपका निलंबनकारी वीटो। इस वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा तब किया जाता है जो राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए भेजते हैं। इसमें कुछ भी समझने को एक्स्ट्रा नहीं है, सिंपल बात यह है कि जब भी किसी विधेयक को राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा जाएगा, अपने आप में वो कहलाएगा कि उसमें निलंबनकारी वीटो का प्रयोग वो किए हैं, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ कि संविधान संशोधन और धन विधेयक के संबंध में इस वीटो का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों विधेयकों को राष्ट्रपति जी संसद के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं, ठीक। तो संविधान संशोधन विधेयक को और धन विधेयक को राष्ट्रपति जी संसद के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। ये प्रावधान कब लाएगा? तो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देने के लिए बाध्य बनाया गया। तो ये आप कह सकते हैं कि धन विधेयक वाला प्रावधान पहले से था ही, और इस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति जी को संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्यकारी बनाया गया है, ठीक। अगला आपका पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, और इस वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति विधेयक पर न तो कोई सहमति देते हैं, ठीक है। जब भी ये इस वीटो का प्रयोग करेंगे राष्ट्रपति जी, ठीक, तो उसे माना जाए कि न तो सहमति दिया गया है, न ही अस्वीकार किया गया है और न ही लौटाया गया है, ठीक। तो इन संदर्भों में कहते हैं कि ये क्या है, पॉकेट वीटो का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। नहीं तो सहमति, नहीं अस्वीकार। सहमति देंगे तो फिर तो कानूनी बन ही जाएगा, उसमें क्या है। तो ना तो सहमति देंगे, ठीक है, ना ही कोई अस्वीकार करेंगे, नहीं लौटाएंगे, चुपचाप अपने पास रख देंगे, बोलेंगे रखा हुआ टेबल पे, देखते हैं कब, और कब देखेंगे कोई पता नहीं है, बस रखा हुआ तो टेबल पे रखा हुआ, वैसा। इस वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति किसी विधेयक को लंबे समय तक लंबित कर देता है, ठीक। इस वीटो के तहत राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक पर निर्णय देने के लिए समय सीमा निश्चित नहीं किया गया है, जब उनका मन करेगा तब देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। पर यहाँ पे एक स्टार ला के पॉइंट लिखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास इस वीटो के संबंध में सिर्फ 10 दिनों का अधिकार होता है, ठीक है, कि 10 दिनों तक ही इस वीटो का प्रयोग करके किसी विधेयक को रोक सकते हैं, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति इस वीटो का पॉकेट वीटो का प्रयोग करके 10 दिनों तक ही किसी विधेयक को रोक सकते हैं, ठीक। पर भारत के राष्ट्रपति पॉकेट वीटो को एक और नाम देते हैं, जेबी वीटो भी कहते हैं, ठीक है, जेबी वीटो, ठीक, ध्यान रखिएगा, जेबी वीटो। तो अमेरिका के राष्ट्रपति 10 दिन करेगा, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया। अगला हो जाएगा आपका विविध लिखा हुआ है। इसमें एक और बात ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। पॉकेट वीटो का प्रयोग 1986 ईस्वी में एक अधिनियम, ये विधेयक आया था, उसका नाम था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, ठीक। किसके समय पर ये 1986 ईस्वी में आया? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। और इस विधेयक में कुछ ऐसे प्रावधान थे जो प्रेस की स्वतंत्रता को कम करने का काम कर रहा था, ठीक। इस कारण से उस समय के जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, ठीक, कौन? ज्ञानी जैल सिंह, इन्होंने क्या करा था कि इन्होंने उसको रोक दिया था, पॉकेट वीटो का प्रयोग कर लिया था, ठीक है, जिस कारण से वो पारित नहीं हो पाया। अगला हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये विविध लिखा, विविध में क्या है? पहला पॉइंट कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे, ठीक। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1 बार राष्ट्रपति तथा 2 बार उपराष्ट्रपति के रूप में रहे हैं, ठीक। इनके बारे में 50 से 62 लिखा हुआ, ठीक है, वैसा। भारत के प्रथम महिला प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे, ठीक है। देखिए आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे 12 वर्ष कैसे हो सकता है, तो 12 वर्ष का संदर्भ ये है कि संसद जब ये हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक, तो ये संविधान सभा को ही हमारा संसद माना गया था और उसके जो अध्यक्ष थे उनको राष्ट्रपति के रूप में माना गया, ठीक। और उसके बाद फिर चुनाव प्रक्रिया से वो बने, तो उस प्रक्रिया उस कारण से ये 12 वर्ष का समय आपको देखने को मिलता है। क्योंकि सामान्यतः आपको पता है कि 5 वर्ष ही रहते हैं, तो 5 गुना 10 होना चाहिए था, तो इस तरीके से, क्योंकि वो संविधान लागू होने से ही राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो गए थे, ठीक। अगला भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, 2007 से लेकर 12 तक रही हैं, ठीक है। और भारत की 15वीं राष्ट्रपति का एक लिस्ट आपको नीचे में मिलेगा, ठीक है, तो वो भी देखेंगे, पर पहले इसको समझ लेते हैं। 15वीं राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में संथाल जनजाति परिवार में हुआ था, ठीक। और इनके बारे में कथन ये भी बनता है कि स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली प्रथम राष्ट्रपति हैं, मतलब इनसे पहले जितने भी राष्ट्रपति बने होंगे उनका जन्म स्वतंत्र भारत में नहीं हुआ, वो पराधीन भारत में हुआ है, ठीक।
द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा में 2 बार विधायक चुनी गई थी, ठीक। और ये उड़ीसा सरकार में वाणिज्य, परिवहन एवं पशु व संसाधन विभाग की मंत्री भी बनी थी वहाँ पे, ठीक है। समय यहाँ पे लिखा हो 2000 से 2009 तक, ठीक। इनके बारे में इतना डिटेल इसलिए लिखवाया गया था क्योंकि करंट में था, तो इस कारण से। बाकी आप धीरे धीरे इसका इंपॉर्टेंस कम जाएगा, अगले कोई राष्ट्रपति बनेंगे तो राष्ट्रपति के रूप में भी पढ़ने से रहेगा, पर इनके जो बेसिक पॉइंट्स जो जुड़े हुए हैं जीवन से, उसका इंपॉर्टेंस उतना नहीं रह पाएगा, ठीक है। बाकी राष्ट्रपति के रूप में तो इनका इंपॉर्टेंस रहेगा ही। ये 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुई थी, ठीक। और ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी, ये बात आपको यहाँ पे है, ठीक। इनके बारे में एक ये तो कि पहली महिला राज्यपाल हैं, उसके बाद ये स्वतंत्र भारत में ये बनने वाली ये पहली जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति थे। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 2022 को शपथ ली थी, ठीक। और इनको शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने दिलाया था, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला है ये राष्ट्रपति पद संभालने वाली दूसरी महिला एवं प्रथम आदिवासी महिला है, ठीक है। दूसरी महिला का मतलब कि इसके पहले कौन बन चुकी हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक। और प्रथम आदिवासी महिला के रूप में ये बनी है, ठीक। ये स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली प्रथम राष्ट्रपति हैं, क्योंकि इसके पहले जितने भी राष्ट्रपति बने वो प्राधीन भारत में जन्म लिए। प्राधीन का मतलब 1947 से पहले। इन्हें राष्ट्रपति के रूप में भारतीय जनता पार्टी या NDA द्वारा, NDA एक पूरा ग्रुप होता है भारतीय जनता पार्टी का, इसमें से एक पार्टी, इसके साथ साथ और भी पार्टी मिलेगा तो एक NDA ग्रुप बनेगा, ठीक है, के द्वारा नामित किया गया था, ठीक। इनके विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा थे, कांग्रेस पार्टी से थे, ये हार गए और अंत ये जीत गई, ठीक। वैसे अगला नीचे में आपको कुछ राष्ट्रपति के बारे में जानकारी लिखा हुआ है, ठीक है। छोटे छोटे आपको टॉपिक पूरे जितना अभी तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनके संबंध में है, ठीक। पहला राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल कब से कब तक है, तो इनका कार्यकाल है आपका 26 जनवरी 1950 से, क्योंकि आपको पहले बताए हैं कि संविधान लागू होने से ही इनको राष्ट्रपति मान लिया गया था। 13 मई 1962 तक रहे हैं, ठीक है। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए, और ये सबसे लंबी अवधि तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, ये इनका खिताब है इनके पास, ठीक। नेक्स्ट आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 13 मई 1962 से 13 मई 1967, ये प्रसिद्ध शिक्षाविद, दार्शनिक और लेखक थे। और इनका जन्म 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया था, तो इनका जन्म 5 सितंबर को हुआ था। तो इस संबंध में इनके ही जन्म दिवस पे क्या मनाते हैं कि शिक्षक दिवस मनाते हैं। अगला है आपके, थोड़ा सा जूम आउट कर ले आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनके देहांत कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। कभी कभी सवाल ऐसे ही पूछता है कि किस राष्ट्रपति का कार्यकाल जन्म जो डेथ है कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो इनका देहांत हुआ है कार्यकाल के दौरान। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से लेकर 69 तक ये राष्ट्रपति के रूप में रहे हैं। नेक्स्ट आपका वराहगिरी वेंकटगिरी, ठीक है। वराहगिरी वेंकटगिरी, इसको वीवी गिरी भी कहते हैं इनको शॉर्ट में, ठीक है, वी गिरी। तो वराहगिरी वेंकटगिरी, और ये 1969 से लेकर जुलाई आपको 1969 तक रहे, ठीक है। और ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति थे, और उनके देहांत के बाद उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बनाया गया था। तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आगे ये राष्ट्रपति बनेंगे, ठीक है, ये फुल टर्म के लिए, पर ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पहली बार काम किया, ठीक। तो ये अगला हो जाएगा आपका मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये भी क्या हुआ, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं, ठीक। क्योंकि जब वो बीबी गिरी इस्तीफा दे दिए थे तो उनके बाद ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं, ठीक है। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी के इस्तीफे के बाद उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था, और ये उस समय पर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। तो आपको पता है कि एक उपराष्ट्रपति होगा जो कि क्या बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा, और ये भी नहीं रहेंगे तो कौन बनेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि उपराष्ट्रपति को ही क्या बनाया गया था, बीबी गिरी जी उपराष्ट्रपति थे, और इनको बनाया गया था राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति। अब ये भी इस्तीफा दे दिए तो अंत उपराष्ट्रपति का भी पद गया, तो वहाँ से इस कारण से क्या हुआ कि अंत उसके जगह पे कौन बैठे, तो ये बैठे, ठीक है, तत्काल ये मुख्य न्यायाधीश बैठे। अगला आपका वराहगिरी वेंकटगिरी 24 अगस्त 1969 से लेकर 74 तक ये रहते हैं अगले राष्ट्रपति के रूप में, ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा आपका डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, और ये 26 जून 1975 को आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इनके कार्यकाल में की गई थी। ये बात ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके समय पे हुआ है, फखरुद्दीन अली अहमद के समय पे। यह आपको सवाल बनता है, ठीक है। और इस समय श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जी थे, ठीक है। कार्यकाल के दौरान इनका देहांत हो गया था, ये भी बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला बीडी जत्ती। फखरुद्दीन अली अहमद के देहांत के बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी अगले राष्ट्रपति हैं। ये आज तक
के एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने निर्विरोध चुनाव लड़ा था। ठीक, निर्विरोध का मतलब होता है कि इनके अगेंस्ट में कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ था, ये अकेले खड़ा थे और ये चुनाव लड़े थे। ठीक, तो एक ही व्यक्ति और इन्हीं को ही जिताया गया अंततः। ठीक, वैसा। अगला हो जाएगा आपका ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह अगले राष्ट्रपति। ठीक है, और ये इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हुए। इन्होंने राजीव गांधी प्रधानमंत्री काल में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 पर हस्ताक्षर न करते हुए इसमें पॉकेट वेटो, जेबी वेटो का प्रयोग किया है। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये वाला यूनिक पॉइंट है। ज़्यादातर सब में तो यूनिक पॉइंट ही आपको देखने को मिलता है, बेकार का बात यहाँ पे लिखा हुआ भी नहीं है वैसे भी। ठीक है, वैसा। अगला आपका मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ज्ञानी जैल सिंह के राष्ट्रपति काल में उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने इनकी अनुपस्थिति में उक्त अवधि के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। जब ये नहीं थे, ये ज्ञानी जैल सिंह, तो उनके समय पे काम किए कुछ समय के लिए। अगला हो जाएगा आपका रामास्वामी वेंकट रमन। ये कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए। 87 से लेकर 92 तक ये काम किए हैं। ठीक, 92 से 97 तक काम कौन किया? शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी 92 से 97 तक काम किया, कांग्रेस के प्रत्याशी थे ये। ठीक, KR नारायण, ये कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में TN सेशन, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चर्चित रहे थे, को हराकर राष्ट्रपति बने थे। ये TN सेशन के बारे में कहते हैं कि बहुत खतरनाक ये चुनाव आयुक्त रहे। ठीक, किसी का भी नहीं सुनते थे। ठीक, वैसा। ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति हैं। पूर्व में ये भारतीय विदेश सेवा में कार्यरत थे। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस पार्टी के सदस्य बने तथा राजीव गांधी के समय केंद्रीय मंत्री बने थे। ये सब बातें उनके बारे में लिखा हुआ है। 97 से लेकर 2002 तक ये क्या बने हैं? राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं APJ अब्दुल कलाम। और APJ अब्दुल कलाम निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र भरे थे। NDA का समर्थन था इनको। भाजपा ये जो है ये जो ग्रुप है उसमें NDA जो पूरा एक नाम है। ठीक है, NDA बेसिकली और सारे पार्टी, उसमें से एक मुख्य पार्टी कौन है? भाजपा है। ठीक है, समर्थन प्राप्त था। बाद में समाजवादी पार्टी का भी समर्थन मिला इनको और अंत ये क्या किए? चुनाव जीते। ठीक है, इनके अगेंस्ट में कौन खड़े थे? तो इनके अगेंस्ट में खड़े थे लक्ष्मी सहगल। ठीक, लक्ष्मी सहगल खड़ी थी। लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज की सदस्य थे। ठीक है, CPI का मतलब होता है कि ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कह सकते हैं उसको। ठीक, और इसी के लोग यहाँ पे इसी के तरफ से क्या खड़े थे? लक्ष्मी सहगल जी खड़ी थी, पर वो जीत नहीं पाए। ठीक है, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कलाम ने विवादास्पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल 2006 को लौटा दिया था। सरकार द्वारा भेजे जाने पर 30 दिन के बाद उसे अनुमति दिया गया। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल का संबंध लाभ के पद के संदर्भों में ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भारत के पहली महिला राष्ट्रपति बनी। इन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था और भाजपा के प्रत्याशी थे, उनका नाम था भैरव सिंह शेखावत। इनको हराए थे ये। ठीक है, 7 से लेकर 12 तक रही हैं ये। ठीक, उसके बाद प्रणब मुखर्जी आ गए 12 से 17 तक। इन्होंने भी फिर कांग्रेस की तरफ से यहाँ आए थे। ठीक, वैसा। और भाजपा के जो ये कैंडिडेट थे उनका नाम था PS सांगवा, इनको हरा के बने थे ये। ठीक, अगला हो जाएगा आपका रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में भी श्री रामनाथ कोविंद ने ये क्या किए थे? ये चुने गए थे। ठीक, आगे चल के इन्होंने किसको हराया था? तो मीरा कुमार को हराया था। ये बात आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, और ये दूसरे दलित राष्ट्रपति थे, क्योंकि आपको पता है KR नारायण पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, दलित, और दूसरे दलित राष्ट्रपति ये थे। ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बनते हैं कौन? द्रौपदी मुर्मू जी बनती हैं। चूंकि कार्यवाहक राष्ट्रपति का भी यहाँ पे नंबरिंग किया हुआ, इसलिए आपको 18 और द्रौपदी मुर्मू को जोड़िएगा तो 19 नंबर हो जाएगा, पर ऐसे वो 15वीं राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपका राष्ट्रपति का टॉपिक खत्म हुआ। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। देखने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए बाय।